जी तो आज हमारा चैप्टर 14 का लेक्चर नंबर 10 है जिसमें हमने एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है और इस टॉपिक का नाम है टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि यही इलेक्ट्रिक मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल है। इलेक्ट्रिक मोटर तो हमें अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी जगहों पर नजर आती है, तो आज हमने उसका वर्किंग प्रिंसिपल स्टडी करना है कि जब भी किसी कॉइल के अंदर करंट फ्लो कर रहा हो और इस कॉइल को हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हो तो फिर ये कॉइल घूमना शुरू कर देती है। ठीक है, फर्ज कर लें हमारे पास इस तरफ नॉर्थ पोल है और इस तरफ साउथ पोल है। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी, जारी बात है वो नॉर्थ टू साउथ होगी। और इसके दरमियान में एक कॉइल पड़ी हुई है इस तरह से, ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल है और इस कॉइल को हमने बैटरी के साथ इस तरह कनेक्ट किया है कि बैटरी का इस तरफ पॉजिटिव है और इस तरफ नेगेटिव है। अब करंट कैसे फ्लो करेगा, कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। हम इस कॉइल को कोई नाम भी दे देते हैं ए बी सी डी। ये हमारी डायग्राम है। इस कॉइल की लेंथ भी आपको नजर आ रही है, इसकी लेंथ को मैं कैपिटल एल का नाम दे देता हूं और इसकी विड्थ को मैं स्मॉल ए का नाम दे देता हूं। और इस कॉइल के बिल्कुल मिड पॉइंट पर एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसके इर्द गिर्द ये कॉइल घूम सकती है। अब ये सारी डायग्राम यहां पर हम साइड पे कर लेते हैं। अब आपने गौर से एक एक पॉइंट स्टडी करना है, जो जो मैं बताऊंगा उसको समझना है। देखें सबसे पहले तो एक बड़ी सिंपल चीज है, ये जो सारा कुछ है ना जो आज हम पढ़ेंगे इसमें एक ही फॉर्मूला यूज होना है जो आपने चैप्टर 14 में ही आपने दूसरे टॉपिक में पढ़ा था, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप गौर करें तो ये जो कॉइल है ना इसके टोटल 4 हिस्से हम कर सकते हैं, एक ए बी, एक बी सी, एक सी डी और एक डी ए। और ये चारों हिस्से बिल्कुल वैसे ही हैं कि इनमें करंट फ्लो कर रहा और ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़े हुए हैं। हमारे पास एक फॉर्मूला था जो हमने पढ़ा था, F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग रॉड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो ये फॉर्मूला हम लिख लेते हैं। अब इसी फॉर्मूला के मुताबिक हमने इन चारों साइड्स पे लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले इस फॉर्मूला की मैग्नीट्यूड क्या होगी, ये तो वेक्टर की फॉर्म में लिखा हुआ है ना, तो हमारे पास इसकी मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या आएगा, F इज इक्वल टू आई एल बी साइन ऑफ थीटा। ये थीटा किस किस के दरमियान एंगल है, ये L और B के दरमियान एंगल है। और L यानी लेंथ वेक्टर की डायरेक्शन कौन सी ली जाती है, वही जो करंट की डायरेक्शन होती है। अब आप गौर करें, ये जो ए बी साइड है ना नीचे वाली, इसमें करंट की डायरेक्शन उस तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, दोनों में कितना एंगल हुआ 180। इसी तरह अगर आप ऊपर वाली साइड देखें सी डी में करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में, एंगल कितना हुआ 0। अब आप इस फॉर्मूला में थीटा की जगह चाहे 0 पुट करें चाहे 180 पुट करें, दोनों सूरतों में साइन फंक्शन का आंसर क्या होता है 0। तो आपके पास फोर्स कितनी आ जाएगी 0। इसका मतलब है ऊपर वाली साइड यानी सी डी और नीचे वाली साइड यानी ए बी, इन दोनों साइड्स पे कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लग रही। अब हम बात करने लगे हैं इस तरफ और इस तरफ वाली साइड्स की, इसको जरा गौर से आपने अंडरस्टैंड करना है। अभी मैं इस तरफ वाली साइड की बात करता हूं, ये साइड है डी ए और गौर कीजिए करंट की डायरेक्शन डी से ए की तरफ है यानी डाउनवर्ड है, इसका मतलब एल की डायरेक्शन डाउनवर्ड है। और बी की डायरेक्शन किस तरफ है, वो इस तरफ है। अब आप एल क्रॉस बी करें जरा, एल क्रॉस बी, एल नीचे की तरफ है बी मेरी तरफ है, और एल क्रॉस बी करने पे ये जो फोर्स है ना ये आउटवर्ड आ रही है, स्क्रीन से बाहर की तरफ, आपकी तरफ। इसका मतलब है यहां पे जो फोर्स लग रही है ये आउटवर्ड है और इस फोर्स को मैं F1 का नाम दे देता हूं। अब हम आते हैं दूसरी तरफ, B से C की तरफ। B से C करंट की डायरेक्शन किस तरफ है, करंट की डायरेक्शन है B से C की तरफ, यानी L की डायरेक्शन क्या हुई अपवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, वो तो मेरी तरफ है, नॉर्थ टू साउथ। एल क्रॉस बी करने पे अब थंब इन टू द पेपर जा रहा है,
इसका मतलब है जो बी सी साइड है उसमें जो फोर्स लग रही है वो इनटू द पेपर लग रही है, और मेरी साइड इस तरफ वाली जो साइड है डी ए, इसमें जो फोर्स है वो आउटवर्ड लग रही है। इसका मतलब है ये कॉइल ऐसे घूमना शुरू कर देगी, इस पे एक टॉर्क लगेगा जिसकी वजह से ये कॉइल इस तरह से रोटेट करना शुरू कर देगी। तो ये तो हमने अभी डायरेक्शन का हिसाब लगा लिया। अब हम उसी फोर्स की मैग्नीट्यूड वाले फॉर्मूला से देखते हैं कि F1 की मैग्नीट्यूड क्या आएगी। देखें F1 किसके इक्वल है, I, साथ आ गया लेंथ ऑफ कॉइल, जो कॉइल की लेंथ है, साथ मैग्नेटिक फील्ड आ गया, एंगल कितना है L और B, इनके दरमियान 90 का एंगल है, तो साइन 90 क्या होता है, मैक्सिमम यानी 1। तो आपके पास F1 की मैग्नीट्यूड आ गई ILB। अब हम चलते हैं F2 की तरफ। देखें F1 किस तरफ लग रही थी, आउटवर्ड, मैग्नीट्यूड ILB है और साथ डायरेक्शन भी आपको नजर आ रही है आउटवर्ड। अब हम F2 की तरफ चलते हैं। F2 में भी I करंट तो वही है, L यानी लेंथ ऑफ कॉइल वही है, मैग्नेटिक फील्ड भी वही है, और आप गौर करें एंगल किस तरफ है, वो जो BC साइड है ना दूसरी तरफ वाली, उसमें L अपवर्ड है और मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, वो इस तरफ है। दोनों में एंगल कितना हुआ, 90। यहां भी एंगल 90 ही है, तो साइन 90 का आंसर यहां भी क्या आएगा, मैक्सिमम यानी 1 आएगा। यानी F2 की मैग्नीट्यूड जो है वो भी ILB ही आ रही है, बस फर्क ये है कि इसकी डायरेक्शन इनटू द पेपर है और F1 की डायरेक्शन आउट ऑफ द पेपर थी। इसका मतलब है अगर मैं मैग्नीट्यूड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू ILB। मैग्नीट्यूड तो दोनों की सेम है, और ये दोनों फोर्सेस आप गौर कीजिए, ये दोनों फोर्सेस कॉइल को एक ही डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश कर रही हैं। अगर दो इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस किसी बॉडी को सेम डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करें तो इसे बोलते हैं कपल। इसको ठीक से अंडरस्टैंड करने के लिए हम इसी डायग्राम का टॉप व्यू देखते हैं। अगर मैं इसको ऊपर से देखूं टॉप से, तो फिर इसकी जो ओरिएंटेशन है वो आपको चेंज होते हुए नजर आ रही है। तो टॉप से देखने पे मुझे सिर्फ CD लाइन नजर आएगी, कॉइल का ऊपर वाला हिस्सा, और उस तरफ नॉर्थ पोल है, इस तरफ साउथ पोल है, मैग्नेटिक फील्ड की यही डायरेक्शन है। इस तरफ C पॉइंट नजर आ रहा है और इस तरफ D पॉइंट नजर आ रहा है। और आप गौर कीजिए, जब आप टॉप से देखेंगे तो जो फोर्स इनवर्ड थी अब वो अपवर्ड बिहेव करेगी, जो फोर्स इनवर्ड थी अब वो अपवर्ड बिहेव करेगी। यानी F2 अब आपको कैसा फील होगा कि F2 की क्या डायरेक्शन है, अपवर्ड। और जो फोर्स पहले आउटवर्ड थी अब वो डाउनवर्ड बिहेव करेगी। इसका मतलब है आपको जो C से D तक ये साइड नजर आ रही है टॉप व्यू में, उसमें F2 अपवर्ड लग रही है और F1 डाउनवर्ड लग रही है। और आप गौर करें ये दोनों फोर्सेस कॉइल को ऐसे घुमा रही हैं टॉप व्यू पे देखने पे, और आपको ये नजर आ रहा है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क पैदा कर रही हैं। ठीक है, अब दोनों फोर्सेस जो है, एक ये वाली और एक ये वाली, इन दोनों फोर्सेस के दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, ये बिल्कुल वही है जो कॉइल की विड्थ थी, जिसको मैंने स्मॉल a का नाम दिया हुआ है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का क्या मतलब है कि ये कॉइल के दरमियान जो डिस्टेंस है ना, ये F2 और F1 दोनों के साथ 90 का एंगल बना रहा है, और यही तो विड्थ ऑफ कॉइल है। अब मैं आता हूं कपल की डेफिनेशन की तरफ। कपल पता क्या है, दो इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस जब किसी बॉडी को रोटेट करने की कोशिश करती है ना, तो इसे हम बोलते हैं कपल। टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस व्हेन टेंड टू रोटेट अ बॉडी फॉर्म अ कपल। और कपल का टॉर्क निकालने का एक बेसिक फॉर्मूला हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, जो मैं यहां आपको डायरेक्ट बता देता हूं। टॉर्क ऑफ कपल या मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क ऑफ कपल इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वन फोर्स मल्टीप्लाइड बाय कपल आर्म। अब कपल आर्म क्या चीज है, कपल आर्म जो है ना, इसकी डेफिनेशन कुछ ऐसे हम बना सकते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। अब आप गौर करें, यहां जो टू फोर्सेस के दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस था वो तो विड्थ ऑफ कॉइल थी, तो उसको हम स्मॉल a का नाम दे चुके हैं। इसी स्मॉल a को अब यहां पे लिख लेंगे।
कपल आर्म की जगह पे। मैग्नीट्यूड ऑफ वन फोर्स की जगह आ जाएगा ILB। अब मैं IB को एक तरफ कर लेता हूं, कैपिटल L और स्मॉल a को दूसरी तरफ कर लेता हूं, मतलब ब्रैकेट में लिख लेता हूं। अब आप गौर करें, इस कॉइल की लेंथ और विड्थ अगर इनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास तो कॉइल का एरिया आ जाता है। इसलिए मैं कैपिटल L इंटू स्मॉल a की जगह कैपिटल A यानी एरिया ऑफ कॉइल लिख देता हूं। अब आपके पास टॉर्क का एक फॉर्मूला आ गया हल्का फुल्का, ये आपके पास आ गया IBA। अब ये तो टॉर्क का जो फॉर्मूला है ना, आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि ये एक सिंगल केस के केस में फॉर्मूला है। मैं टॉर्क का जनरल फॉर्मूला बनाना चाहता हूं। उसके लिए मैं फर्ज करूंगा कि कॉइल जो है ना वो घूमती जा रही है, कॉइल घूमती जा रही है। और कॉइल का पहले हमने टॉप व्यू देखा था, तो उसमें जो CD साइड है मुझे इस तरह नजर आ रही थी और मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी इसी तरह थी। और जो ये ओरिएंटेशन हमने फर्ज की थी, इसमें सरफेस ऑफ कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के पैरेलल थे। जरा गौर करें, सरफेस ऑफ कॉइल भी ऐसे थी और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी इसी डायरेक्शन में चल रही थी। तो मैं कह सकता हूं सरफेस ऑफ कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल। लेकिन हमेशा ऐसा तो नहीं होगा, जाहिर बात है जब कॉइल घूमना शुरू कर देगी तो उसकी कोई ना कोई ओरिएंटेशन तो चेंज होती जाएगी। अब मैं फर्ज करता हूं कि मैं कॉइल को घूमते घूमते टॉप व्यू में देख रहा हूं। जो पहले आपको CD इस तरह सीधा नजर आ रहा था ना, अब फर्ज कर लें CD इस तरह से है, इस तरह से C उस तरफ थोड़ा नीचे है और D थोड़ा सा ऊपर है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या है, वो तो ऐसे ही है, मेरी तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ। और जो पॉइंट C था, जो टॉप व्यू पे हम देख रहे हैं, उसमें फोर्स की डायरेक्शन क्या थी, F2 की, वो तो अपवर्ड थी। और जो D वाला पॉइंट है, इसमें फोर्स की क्या डायरेक्शन थी, ये डाउनवर्ड थी। अब आप गौर करें, अब देखें CD की ये वाली लेंथ है जिसे हम विड्थ ऑफ कॉइल कह रहे थे, इसका नाम हमने रखा था स्मॉल a। अब जो प्लेन ऑफ कॉइल है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ कोई एंगल बना रही है और ये एंगल हमें नजर आ रहा है अल्फा। ठीक है, अब आप गौर करें, अगर मैं दोनों फोर्सेस को देखूं तो दोनों फोर्सेस के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन रहा है ना, यानी जो दोनों फोर्सेस के साथ 90 के एंगल बनाए, वो तो इन दोनों के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। और अगर हम साइड A जो है ना, स्मॉल a जो साइड है, इसका मैं कंपोनेंट लूं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। आपने फर्स्ट ईयर में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वाला पढ़ा था ना, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसके साथ कॉज ऑफ दैट एंगल आता है। अब यहां एंगल कितना बन रहा है, A साइड, ये जो A है, इसका मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बन रहा है, इसको मैंने अल्फा का नाम दिया हुआ है। तो अगर मैं इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व करूं, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, तो मेरे पास आ जाएगा A cos अल्फा। अब गौर करें, जो A cos अल्फा है ना, ये F2 और F1 दोनों के साथ परपेंडिकुलर है और इसे ही तो मैं कपल आर्म कहूंगा इस डायग्राम के मुताबिक। इसका मतलब है अब जो टॉप व्यू हम देख रहे हैं, इस डायग्राम के मुताबिक जो कपल आर्म है ना, दैट इज A cos अल्फा। अब हम दोबारा से टॉर्क की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, दोबारा से उसी टॉर्क ऑफ कपल का फॉर्मूला, मैग्नीट्यूड ऑफ वन फोर्स मल्टीप्लाइड बाय कपल आर्म। मैग्नीट्यूड ऑफ वन फोर्स की जगह क्या आएगा, ILB, और कपल आर्म की जगह अब क्या आएगा, अब आएगा A cos अल्फा। A जो है ना, ये स्मॉल a है जो विड्थ ऑफ कॉइल को जाहिर कर रहा है। दोबारा से हम IB को एक तरफ कर लेते हैं, कैपिटल L और स्मॉल a इनको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, और ये एरिया ऑफ कॉइल है और साथ कॉज ऑफ अल्फा आ गया। अब आपके पास जो फाइनल फॉर्मूला बन गया है ना, ये है IBA कॉज ऑफ अल्फा। इसमें I क्या है, I इज द कन्वेंशनल करंट, B क्या है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, A क्या है, एरिया ऑफ कॉइल, और अल्फा क्या है, दिस इज द एंगल बिटवीन सरफेस ऑफ कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड। जो आपने अभी अभी डायग्राम देखी, इसमें सरफेस ऑफ कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के साथ अल्फा एंगल बन रहा था।
और अगर मैं इसको किसी दूसरी ओरिएंटेशन में देखूंगा फिर भी अल्फा एंगल, जाहिर बात है यही होगा, एंगल बिटवीन सरफेस ऑफ कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब यहां कुछ स्पेशल केसेस हम देखते हैं। सबसे पहले है मैक्सिमम टॉर्क फाइंड करने के लिए डायग्राम। देखिए मैक्सिमम टॉर्क कब आएगा? जब कॉस फंक्शन का आंसर मैक्सिमम होगा। और कॉस फंक्शन का आंसर मैक्सिमम कब होगा? जब अल्फा की जगह 0 आएगा। अब गौर करें, जब मैंने टॉपिक को स्टार्ट किया था तब सरफेस ऑफ कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के पैरेलल थे, तब अल्फा 0 ही था। तो अब आप यहां अल्फा 0 पुट करें जरा, कॉस 0 क्या हो जाएगा? 1। और कॉस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 1 ही होती है। तो आपके पास मैक्सिमम टॉर्क आ गया IBA। यहां जो ए है ये कैपिटल ए है जो सरफेस ऑफ कॉइल को जाहिर कर रहा है। इसका मतलब है जो मैंने सबसे पहले टॉर्क की वैल्यू निकाली थी ना, वो इस स्पेशल केस के लिए थी और ये मैक्सिमम टॉर्क था। अब हम मिनिमम टॉर्क की वैल्यू फाइंड करते हैं जो 0 आता है। देखें 0 टॉर्क कब आएगा? जब कॉस फंक्शन का आंसर 0 होगा। और कॉस फंक्शन का आंसर 0 कब होगा? जब अल्फा 90 होगा। अल्फा 90 होने के लिए क्या ओरिएंटेशन होगी कॉइल की? देखें अब कॉइल इस तरह होगी, पहले कॉइल ऐसे थी, मैग्नेटिक फील्ड भी इसी ओरिएंटेशन में थी, लेकिन अब कॉइल घूम के इस तरह हो गई है, इस तरह, और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में। अब सरफेस ऑफ कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड का कितना एंगल बन रहा है? 90 डिग्री। और फॉर्मूला में अल्फा की जगह 90 पुट करें, cos 90 क्या होता है? 0। सारा कुछ 0 हो गया, टॉर्क लगना बंद हो गया। इसका मतलब है अगर कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में इस तरह पड़ी हुई है कि उसकी सरफेस का मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 एंगल है तो उस पर टॉर्क नहीं लगेगा। सो नेट टॉर्क इक्वल टू 0। आखिर में एक छोटी सी बात है, अगर मैं आपसे यह कहूं कि यहां एक कॉइल की बजाय, यानी कॉइल में एक नंबर ऑफ टर्न की बजाय बहुत सारी नंबर ऑफ टर्न्स हों, तो फिर टोटल टॉर्क कितना होगा? देखिए अगर 2 नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो टॉर्क डबल हो जाएगा, 3 नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो टॉर्क 3 टाइम्स हो जाएगा, अगर n नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो फिर टॉर्क भी n टाइम्स हो जाएगा। फिर आपके पास टॉर्क का फाइनल फॉर्मूला आएगा, टॉ इज इक्वल टू NIBA कॉज ऑफ अल्फा। तो ये था एक बड़ा इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक, टॉर्क आना करंट कैरिंग कॉइल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड।